हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 11th क्लास की हिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, लेखन कला और शहरी जीवन। इसके हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखें, तब जाके ये वाला वीडियो देखें, ताकि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन किए थे, जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा शहरी जीवन। हमने सिटी लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था कि यहाँ की जो हमने एक जो नगर था उर नगर, जो उसके बारे में पढ़ा था कि वहाँ की सिटी लाइफ कैसे थी, कैसे अरेंजमेंट किए गए थे, किस तरह से मतलब वहाँ की सोसाइटी थी, मतलब वहाँ पर किस तरह से घर बने हुए होते थे, पानी का अरेंजमेंट कैसे था, ये सब कुछ हम लास्ट टॉपिक में देख चुके थे। हमने देखो, जब शुरुआत में हम इंट्रोडक्टरी इसका पार्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ दो टाइप के शहरों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ चुके थे, जो हमने देखा था मंदिरों के आसपास जो डेवलप हुआ था उर नगर के बारे में। अगला जो हम हैं वो पढ़ने वाले हैं मारी नगर के बारे में। और ये नगर क्या है, एक तरह से व्यापारिक नगर था। तो ये किस तरह से फला फूला, मतलब कौन सी चीज़ें थी, कौन सी एक्टिविटी थी जो इसके फलने फूलने में रिस्पॉन्सिबल थी, क्या क्या यहाँ पर होता था, कैसी एक्टिविटी होती थी यहाँ पर, कैसे ये जो मारी नगर है इसने डेवलप किया था। यहाँ हम एक फेमस राजा के बारे में भी बात करेंगे, दूसरा उसका पैलेस के बारे में बात करेंगे, उसने एक महल बनवाया था, उस महल की क्या इम्पोर्टेंस थी, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से ये पशु चारक होके और जो कृषक होके, मतलब एक तरह से किसान होके, किस तरह से व्यापारिक एक नगर बना था, मतलब एक शहर बना था, डेवलप हुआ था, उनमें इन लोगों का क्या रोल था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। पशु चारक और क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर की, मतलब यहाँ पर जो पशुचारक क्षेत्र था उसमें एक व्यापारिक नगर कैसे बना। मतलब ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर ज़्यादातर लोग, मतलब जो किसान वगैरह रहते थे या जो पशुचारक होते थे, हर्डर वगैरह, वो लोग रहते थे। तो किस तरह से ये एक व्यापारिक नगर बना था। एक्चुअल में जो इसका व्यापारिक नगर बनने का मेन जो वो था, रीज़न था, वो इसकी लोकेशन थी कि जिस जगह पर ये लोकेटेड था, तो वहाँ से होके अगर कोई दूसरे कंट्री में, मतलब बिजनेस के लिए अगर वो लोग जा रहे होते थे, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, तो निकलना उनको यहाँ से मारी नगर से ही था। और यही रीज़न था कि इसकी वजह से यहाँ ये एक व्यापारिक केंद्र बना था। तो इन्होंने किस तरह से खुद को डेवलप किया था, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखेंगे। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजनीति के रूप में खूब फला फूला। कि 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जो मारी नगर था वो एक शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला, मतलब डेवलप हुआ था। आपने देखा होगा मानचित्र 2 में कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी। कि जो मारी नगर है, मतलब वहां नहीं है, वहां डेवलप नहीं है जहां पर, मतलब दक्षिण, मतलब पूरा साउथ की तरफ नहीं है। ये एक तरफ से आप देख लो, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मतलब पूरी तरह से ये साउथ की तरफ नहीं था, यहाँ पर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, मतलब एक तरह से, तो वहाँ नहीं था। और ऐसे एरिया में भी नहीं था जहाँ पूरी तरह से मतलब कृषि फल फूल रही थी, या जो कृषि योग्य भूमि मतलब हो रही थी, वहाँ पे भी नहीं था जैसे यहाँ पर हो रही है। ऊपर आपने देखा स्टेपिस वगैरह, वो सॉरी घास के मैदान वगैरह थी। तो जो हम जिस नगर की बात कर रहे हैं वो मतलब पूरी तरह से दक्षिण भाग में नहीं था, और ऐसी जगह पे नहीं था जहाँ मतलब खेती वगैरह हो रही थी, बल्कि यह फरात नदी की ऊर्ध्वाधारा पर स्थित था। जो फरात नदी बह रही थी, एक तरह से, एक मिनट, ये जो फरात नदी है बह रही है, इसके यहाँ पर स्थित है ये ऊर्ध्वाधार, यहाँ पर, ठीक है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हुए दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन के चलते
साथ साथ चलते थे। मतलब यहाँ पर क्या था कि यहाँ देखो अलग अलग कलर से दिखा रखा है कि जो खेती वाला अलग दिखा रखा है आपको, और एक तरह से जो पशुपालन है वो अलग दिखा रखा है। मतलब यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि जो ग्रीन जो दिखा रखे हैं वो भूमि के प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ग्रस्त जो एरिया होता था उसको दिखाया गया है। जो बसंत में उत्तरार्ध में चराई क्षेत्र मतलब चारागाह क्षेत्र होता था, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये क्या है, बाढ़ वाला क्षेत्र था जहाँ पर चारागाह क्षेत्र होता था। ऊपर से जो ये आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये डॉट डॉट वाला ग्रीन जो डॉट वाला है, ये वाला सारा एरिया कृषि भूमि थी, मतलब यहाँ पर खेती होती थी। और जो येलो दिख रहा है ना, ये वाला येलो जो दिख रहा है, ये चारागाह भूमि होती थी। यहाँ पर वेदिकाएं होती थी जहाँ यहाँ तक मतलब नहरों का पानी पहुँच नहीं पाता था इस जगह तक। आप देख रहे हो कि यहाँ तक अब नदियों का पानी तो यहाँ बाढ़ का बहा कर लाया जा रहा है, यहाँ भी चारागाह है ग्रीन वाला एरिया, लेकिन यहाँ पर नहरों का पानी नहीं पहुँच पाता था। और जो आपको ये ब्राउन दिख रहा है, ये बसंत में जो चारागाह है वो वाला क्षेत्र होता था, जो बसंत में होता था, मतलब हरियाली के टाइम में। और जो आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये मौसमी धाराएं होती थी, ये वाली डॉट वाली मौसमी धाराएं होती थी। और जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो आपको, एक मिनट, अब ठीक है, निचली भूमि पठार की जो ओर की जो स्टेपेज है वो दिखा रही है आपको, ये एरो जो दिखा रहे हैं, मतलब एक तरह से जो एरो दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले, एक मिनट हट जाओ, ठीक है, हाँ, ये बाढ़ग्रस्त जो निलंबित क्षेत्र था ये यहाँ पर नीलंबा, ठीक है। तो ये यहाँ की क्या है, लोकेशन थी, इस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन थी। तो देखो यहाँ पर दोनों ही लोग रह रहे थे, कृषक भी रह रहे थे, पशुपालक भी। अब जब दो कम्युनिटी के लोग रहेंगे, दो अलग अलग उस टाइप के लोग रहेंगे, तो क्या है, कन्फ्लिक्ट भी होंगे, तो इनके बीच झगड़ा भी होगा, प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी इनके बीच। तो ये दोनों साथ के साथ चल रहे थे यहाँ पर, मतलब जो खेती करने वाले भी और पशुपालक दोनों ही साथ के साथ रह रहे थे। मरी राज्य में ऐसे किसान, जो मरी राज्य में वैसे तो किसान और पशुपालक दोनों एक तरह, मतलब दोनों ही तरह के लोग रहते थे, मतलब दोनों ही होते थे, यहाँ पर किसान भी होते थे और पशुपालक दोनों ही होते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरियां चराने के काम में लिया जाता था। मतलब जो नॉर्दर्न जो एरिया था या उत्तर वाला एरिया जो लिया जाता था, वो ज़्यादातर भेड़ बकरियां वगैरह चराने के लिए या इसके यूज़ में लिया जाता था, ऊपर वाला जो एरिया लिया जाता था। पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की ज़रूरत पड़ती थी, तो वे अपने पशुओं तथा उनके जो मतलब उनका जो पशुओं से जो मिलने वाला पनीर है, चमड़ा है, मांस आदि के बदले मतलब ये चीज़ें ले लेता था। अब वो कहाँ से लेगा ये चीज़ें, तो कृषक से लेगा, उनसे मतलब हो सकता है वो धातुओं का, औजारों का भी काम करते हों किसान, मतलब खेती करने का तो वो कर ही रहे थे, अनाज बोने का, लेकिन हो सकता है ये वाला काम भी कर रहे हों। तो वो क्या करता था, जो पशुओं से जो उन्हें पनीर मिलता था, चमड़ा मिलता था, मांस मिलता था, उसके बदले वो ये सारी चीज़ें उनसे क्या कर लेता था, प्राप्त कर लेता था। एक मिनट, हाँ, बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर में बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। और जो बाड़ा मतलब उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर पशु वगैरह को बांधा जाता है, मतलब उसको बाड़ा बोला जाता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि बाड़ा क्या होता है। तो बाड़ा उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पशु वगैरह होते थे, उनको मतलब बांधने का काम किया जाता था, उस क्षेत्र मतलब रखने का काम किया जाता था। तो बाड़े से उन्हें किनको, किसानों को अब खाद वगैरह की ज़रूरत किनको पड़ेगी, किसानों को पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, खेत वगैरह के लिए, तो वो भी उनके लिए क्या है, उपयोगी होता था। किसान तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े होते थे। अब देखो इनके बीच जब दो कम्युनिटी के लोग मतलब एक तरह से मतलब जो पशुपालक भी, गडरिया भी रह रहे हैं और दूसरे किसान भी रह रहे हैं, तो जब दोनों एक साथ रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी बात पर यहाँ इनके अंदर जो है कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, मतलब झगड़ा तो होगा। तो इनके बीच झगड़ा भी होता था।
गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार ले जाते थे। अब सोचो, वो जो कई बार क्या है, वो ध्यान ही नहीं देते थे। जो अपनी भेड़ बकरियां क्या होती थी, खेत बो रखा है, उसमें देखो आपने बीज बो दिया है, और जब भी क्या है आप उनको इग्नोर करके बिना देखे, और अगर उनमें से खेतों में से गुजार के ले जा रहे हो भेड़ बकरियों को, तो वो तो नुकसान कर देंगी, सारा खराब कर देंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, किसान को गुस्सा ही आएगा। तो इससे क्या है, उससे किसान का जब नुकसान होता था तो वो भी उनसे झगड़ा करने बैठ जाते थे। कौन? किसान। जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिया खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों को गांव में हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। जो देखो, ये गडरिये क्या होते थे, खानाबदोश होते थे। मतलब आज यहाँ है, कल कहीं और, मतलब इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था। लेकिन ये क्या देखते थे, जैसे किसी एरिया में गए, वहां पर उन्होंने देखा कि हाँ ये अच्छा सा गांव है, यहाँ पर माल वगैरह ज्यादा है और इसको लूटा जा सकता है, तो वो क्या करते थे, उनको लूट भी लेते थे। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा उन्हें मतलब मिलती थी सिचुएशन, जैसे उनके हालात उनके जैसे लिए होते थे, तो वो क्या करते थे, वहां से लूट भी कर लेते थे और माल इकट्ठा कर लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु पालकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें पशुओं को नदी नहर तक लाने ले जाने नहीं देते थे। अब जब ये इतना परेशान करेंगे, मतलब उनको लूट लेंगे, उनकी मतलब खेतों में नुकसान पहुंचा देंगे, तो क्या वो जो कृषक हैं वो चुप रहेंगे? वो भी चुप नहीं रहेंगे, वो भी तो कुछ करेंगे। तो ये क्या करते थे, कई बार कृषक क्या है, इन पशु चारकों का रास्ता रोक लेते थे और पशुओं को नदी नहरों तक नहीं ले जाने देते थे। कह देते थे ये हमारा खेत है, हमारे खेत में होके नहीं लेके जाओगे, रास्ता मतलब ब्लॉक कर देते थे कि भाई आप इतना परेशान करोगे, कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि तुम मतलब बदतमीजी पे बदतमीजी किए जाओ और हम सहते जाएं। तो उन लोग भी अपना वो दिखा देते थे जब मौका लगता था तब। मेसोपोटामिया का इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहां के कृषक से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल में आते थे। देखो, यहाँ हम इसका पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों वो चीजें पढ़ेंगे। मरी की जो शहर है उसकी, मेसोपोटामिया के जब इसकी बात कर रहे हैं, मतलब मरी शहर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके इतिहास पे जब हम नजर डालते हैं तो वहाँ के जो कृषक हैं वो समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में, मतलब जहाँ जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, मतलब समृद्ध थे, उस भूमि प्रदेश में क्या था, एक समुदाय था, यायावर समुदाय के झुंड क्या हैं, पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। देखो, यहाँ पर जो ये मरी शहर था ना, यहाँ पर लोग क्या हैं, वेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा लोग आते थे, मतलब वेस्ट की तरफ से आते थे यहाँ पर मरी में। और अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर, मतलब यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ रहने वाले जो लोग थे, अलग अलग समुदाय के झुंड लोग आके यहाँ पर रहते थे। पहले वो यहाँ रहते थे, फिर मतलब कृषि करना शुरू करते थे, फिर वो इन्हीं लोगों में से मतलब क्या करते थे, जहाँ आसपास से मतलब वर्कर्स मजदूर वगैरह इकट्ठा कर लेते थे। फिर धीरे धीरे ये मतलब वहाँ पर खेती ज़्यादा होने लगती थी उनको, जिस तरह से मतलब धीरे धीरे ये अपनी एक मतलब सेना भी रखना शुरू कर लेते थे, मतलब झगड़े वगैरह होते थे उससे बचने के लिए। और इसी तरह से ये क्या है, एक तरह से डेवलप होता चला गया, एक साम्राज्य बनता चला गया। समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। ये गडरियां गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेत में अपनी भेड़ बकरियां लाते थे। देखो, ये जो यायावर समुदाय के जो लोग आते थे, झुंड, वो पश्चिमी मरुस्थल से आते थे, यहाँ पर गर्मियों के टाइम में आते थे। वो किस लिए आते थे कि यहाँ पर मतलब जो उपजाऊ क्षेत्र है उसके बोए हुए खेतों से अपनी भेड़ बकरियों को मतलब लेकर आते थे, अपनी भेड़ बकरियां ये यहाँ पर, और फिर वो यहीं पर रह जाते थे। ये समूह गडरिये फसल कटने तथा मजदूर अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे। मतलब ये कौन लोग होते थे, या तो मतलब गडरिया हो सकते थे, या फसल काटने हो सकते थे, या मजदूर तथा या भाड़े के सैनिक के रूप में आते थे और समृद्ध होकर वहीं बस जाते थे। मतलब देखो, यहाँ शुरुआत में ये किस लिए आ रहे हैं, या तो ये गडरिया के रूप में आ रहे हैं, मतलब भेड़ बकरियां चराने आ रहे हैं, या फिर ये फसल काटने के लिए, मतलब ऐसे मजदूर के, या फिर ये मजदूर जो फसल काटने वाले मजदूर हैं उनके रूप में आ रहे हैं, या भाड़े पे जो सैनिक बुलाए जाते हैं उनके रूप में आ रहे हैं। फिर वो ये देखते थे कि यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट है, मतलब इतना एग्रीकल्चर के लिए मतलब इतनी उपजाऊ भूमि वगैरह है, तो यहाँ पे खेती करके वो क्या है, यहीं पर समृद्ध होकर के यहीं पर बस जाते थे। आप क्या करेंगे, जब यहीं बसेंगे तो ये लोग भी क्या करेंगे, खेती करना शुरू कर देंगे, ये भी समृद्ध हो जाएंगे यहाँ पर।
उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली, मतलब खुद को इतना डेवलप कर लिया, इतना मतलब पैसा कमा लिया या इतनी मतलब पावर ले ली कि वो यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने की भी उन्हें सोच ली उन्होंने। ये खानाबदोश लोग, अब ये खानाबदोश लोग कौन होते थे? जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि यहाँ ये साम्राज्य आया, अकादी आया था, जो आपका जो असीरियाई, ये वाले सारे हमने पढ़े थे ना, तो वो यही लोग हैं, वो मतलब खानाबदोश थे, मतलब यहाँ आके मतलब भेड़ बकरियां चराने के लिए या इन चीज़ों के काम के लिए आए और यहाँ पर रह के अपनी पावर बढ़ाई इन्होंने और फिर यहीं पर ये क्या है अपनी शक्ति स्थापित कर ली या शासन करना शुरू कर दिया। ये खानाबदोश लोग अकादी हो सकते थे। दूसरा, एक मिनट, एमोराइट, असीरियाई और अर्मीनियन जाति के थे। मतलब ये चारों जो आपके सोसाइटी हम कह सकते हैं, चार जो ये कैटेगरी के लोग हैं या चार ये जो ग्रुप के लोग हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ अकादी आए थे, एमोराइट आए थे, असीरियाई आए थे और अर्मीनियन जाति के लोग यहाँ पर क्या आए थे। मतलब ये चार जो कम्युनिटी है या चार जाति के लोग यहाँ पर आए थे। आगे जो हम आगे विषय 5 में इन पशुचारक समाज के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी, मतलब जो अगला विषय है, मतलब एक तरह से जो टॉपिक है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मरी के राजा एरोमराइट समुदाय के थे। मतलब जो मरी का जो राजा था या जिसके हम शुरुआत में कहें जिस साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे वो एमोराइट था, और जो मरी का राजा था वो किस साम्राज्य का, किस समुदाय का था? एमोराइट का। उनकी जो पोशाक थी वो वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। अब देखो, मूल निवासी वहाँ के मतलब मरी के लोग थे उनसे डिफरेंट थी यहाँ के राजा की पोशाक वगैरह। क्यों भिन्न थी? जब ये दूसरी जगह से आ रहे हैं, यहाँ पर ये खानाबदोश हैं, यहाँ आके रह रहे हैं, यहाँ समृद्ध हो रहे हैं, फिर यहीं पर शासन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका पहनावा वगैरह सब अलग होगा, डिफरेंट होगा मूल लोगों से, क्योंकि यहाँ के ये मूल निवासी तो है नहीं, तो ये उनसे अलग होते थे। उन्होंने अब देखो वो सारी चीज़ें तो डिफरेंट थी, लेकिन इन्होंने यहाँ के जो मेसोपोटामिया के देवी देवताएं थे उनके प्रति इनका आदर बहुत होता था, आदर सम्मान वगैरह देते थे। तो आप देखोगे यहाँ ये मंदिर वगैरह जो भी है उनके लिए मतलब मंदिर वगैरह भी बनवाएंगे ये। तो उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपिस क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मरी में एक मंदिर भी बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अंडरलाइन भी कर लेना। और वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि जो स्टेपिस क्षेत्र का देवता होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे डैगन कहा जाता था। स्टेपिस बेटा ये घास के मैदान होते थे और घास के मैदानों के देवता को क्या कहा जाता था? डैगन कहा जाता था। इसका मंदिर किसने बनवाया था? ये जो मरी के राजा थे, किस समुदाय के थे? एमोराइट समुदाय के जो राजा थे उन्होंने ये क्या है मंदिर बनवाए थे। इस प्रकार जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया का समाज, वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृति के लिए खुली हुई थी। कि मतलब यहाँ पर जो मेसोपोटामिया का समाज था, सोसाइटी थी, वो इस टाइप की थी कि यहाँ मतलब अलग अलग कल्चर के लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब इस तरह से अलग अलग जो संस्कृति वगैरह है उन सब के लिए क्या है ये खुली हुई थी कि मतलब कोई भी आए, कोई भी रहे, कोई भी जो पावरफुल है वो शासन करे। संभवतः विभिन्न जातियों और समुदाय के लोगों के परस्पर मिश्रण में वहाँ की सभ्यता, जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न जातियों के लोग परस्पर इन्हीं के मिश्रण से, मतलब ये सब लोग आके रहे, इनका मिक्सचर की वजह से ही ये सभ्यता में जीवन शक्ति क्या है एक उत्पन्न हो गई थी। मतलब इस टाइप की ये कल्चर थी इसी वजह से, क्योंकि ये मिक्स थी। यहाँ एक पिक्चर दिखा रखी है, ये पिक्चर है एक योद्धा को दिखा रखा है। इस योद्धा को अपने हाथ में एक लंबा भाला लिए हुए दिखा रखा है और एक जो खपच्ची की ढाल पकड़े हुए, मतलब एक उसने क्या ले रखा है, योद्धा ने एक लंबा भाला ले रखा है और एक क्या है खपच्ची, मतलब जो भी यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो भाला भी ले रखा है और एक ढाल ले रखी है ये इस टाइप की। ठीक है, ये ढाल है और ये इधर इसका भाला है। ध्यान से देखना, आप लोग अपनी बुक लेके खोल के बैठे हो ना एनसीईआरटी की, तो उसको ध्यान से देखो, उसमें आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो एरोमेडाई लोगों की जो एक खास किस्म की पोशाक है वो दिखाई गई है यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर दिखा रखी है।
ये सुमेरियन युद्ध की पोशाक से भिन्न होती थी। ये चित्र एक सीपी पर उकेरा गया था। अब देखो उस टाइम पे कोई आर्टिस्ट तो होते नहीं थे कि आओ और तुम पिक्चर बनाओ और इस टाइप के, तो ये क्या है, मुद्राओं पे ही उकेरे जाते थे। तो ये एक सीपी पर उकेरा गया पिक्चर है। लगभग कब का है, 2600 ईस्वी पूर्व की ये पिक्चर है। अब यहाँ हम देखेंगे जो मरीनगर है वहाँ का राजमहल जिम्रिलिम राजमहल है। इस राजमहल का नाम भी है, इसको याद रख लेना। मरी में जिम्रिलिम का महल था। जिम्रिलिम एक राजा था बेटा, उसका ये महल है। और ये कब का है, 1810 से लेके 1760 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। ईस्वी की बात नहीं हो रही है, हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तब ये बनाया गया महल था। इस महल को एक बार देख लीजिए। ये महल था मतलब काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर मतलब इस महल में कम से कम 260 क्या थे, रूम्स थे। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा। इसका कहा जाता है 2.4 हेक्टेयर में ये क्या है, फैला हुआ था, विस्तारित था ये महल। तो इसमें कई सारे रूम्स वगैरह होते थे। अच्छा अरेंजमेंट था, प्रॉपर अरेंजमेंट था। जैसे यहाँ पर एक सभागृह भी था, मतलब लोग जो बाहर से वगैरह आते थे यहाँ पर सभा करते थे। ये भारी आंगन होता था, यहाँ पर भीतरी आंगन भी था। यहाँ सिंहासन कक्ष, मतलब यहाँ पर राजा का सिंहासन वगैरह रखा हुआ होता था। ये वो वाला एरिया है। यहाँ पर आप देखोगे कुआं भी बना हुआ था। ये एंट्री गेट था, मतलब प्रवेश द्वार था। यहाँ से जाके आपको बाहरी आंगन पड़ेगा, फिर वो जो आपका रूम, बाकी इधर उधर आपके रूम्स पड़ जाएंगे। इधर यहाँ इसका ये प्रांगण था, मतलब जो आपका बाहर का मतलब आउटर जो होता है प्रांगण, मतलब आंगन दिखाया गया है। यहाँ आपको दिखा रखा है, यहाँ ये आपके लिपिक जो कार्यालय दिखा रखे हैं, बेंचें और मिट्टियों के साथ साथ मिट्टीदानियों में पट्टिकाएं भी दिखा रखी हैं कि यहाँ पर प्रॉपर जो मोहर वगैरह स्टैम्प्स वगैरह लगाई जाती थी, वो सारे अरेंजमेंट यहाँ दिखा रखे हैं। तो अब ये लिपिक का कार्यालय ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसका काम किया जाता था, मतलब लेखन कला का काम किया जाता था, तो लिपिक का ही होगा यहाँ पर। और यहाँ पर बेंच, बैठने के लिए बेंच वगैरह दिखा रखा है, मतलब एक तरह से बैठ के प्रॉपर वो काम करते होंगे। मिट्टी दानों के साथ यहाँ मिट्टी दानों की पट्टिकाएं भी रखी हुई दिखा रखी है कि यहाँ पर इस तरह से पट्टिकाएं, और इन पर क्या है, वो लोग उकेरने का काम, लिखने का काम करते थे। यहाँ दूसरे पार्ट में और दिखा रखा है, ये महल का दूसरा हिस्सा दिखा रखा है। यहाँ ऊपर आप देखोगे, एक मिनट, बस, हाँ अब ठीक है। यहाँ आप देखोगे ये रसोई घर है। यहाँ कई सारे चूल्हे वगैरह दिखा रखे हैं आपको। यहाँ ये कार्यशाला है और रसोई घर, ये दोनों ये दिखा रखे हैं यहाँ पर। यहाँ शाही निवास, मतलब राजा वगैरह सोता होगा, रहता होगा, इस तरह से ये आपको दिखा रखा है। शौचालय और स्नानक गृह दिखा रखा है। देखो तब भी मतलब अच्छे खासे से डेवलप करके और इसको डेवलप किया गया था महल को। आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आप बहुत ध्यान से देखना मरी के महल को कि किस तरह से उस टाइम में, हम कब की बात कर रहे हैं, मतलब 2600 ईस्वी, मतलब 2600 ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं। तब जाके आप सोचो इस टाइप से अरेंजमेंट किए गए थे तब भी, मतलब उस टाइम पे भी। यहाँ मरी के महल के बारे में कुछ डिटेल दे रखी है, कुछ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है इसकी विशेषता। इस महल को देखने के लिए और राजाएं भी यहाँ आते थे, सिर्फ स्पेशली इस महल को देखने के लिए। जिम्रिलियम जो मरी में स्थित एक राजमहल था, मतलब ये 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व तक रहा। मरी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का स्थान तो था ही, लेकिन साथ ही साथ क्या था, साथ ही यह प्रशासन और उत्पादन विशेष रूप से, मतलब यहाँ पर कीमती धातुओं के आभूषणों का निर्माण भी होता था। मतलब जो राजमहल के लोग रहते थे, परिवार के लोग, उनके लिए मतलब यहाँ निवास स्थान तो था ही था, साथ के साथ यहाँ पर क्या है, ये धातु वगैरह जो चीज़ें आभूषण वगैरह बनाई जाती थी उसका मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में यह इतना प्रसिद्ध था कि इसे देखने के लिए भी उत्तरी सीरिया का एक छोटा सा राजा है अपने मरी के राजा के साथ, मतलब सोचो, मतलब ये इतना फेमस था उस टाइम पे कि जो इसे देखने के लिए जो उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा था वो इसे देखने आया, और वह अपने साथ मरी के राजा जिम्रिलियम के नाम से एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था।
मतलब एक दूसरे राजा का परिचय पत्र लेकर के आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन पर जो पूरे दिन की जो एक्टिविटी, मतलब जो पट्टिकाएं वगैरह लिखी हुई हैं, जो हम उनसे मिला है, उनसे पता चलता है कि यहाँ पर मतलब जो राजा के भोजन की मेज होती थी उस पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा आदि। बियर मतलब उस टाइम की मदिरा वगैरह जो शराब होती थी। वहाँ संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े जो आंगन है उसमें बैठ कर के बाकायदा भोजन करता होगा। मतलब जो सफ़ेद पत्थर, उस टाइम में ये पत्थर बहुत फेमस वगैरह था, मतलब बहुत कीमती माना जाता था। इससे जड़े हुए मतलब जो अपने साथियों के साथ वहाँ क्या है वो बैठता होगा। ये नंबरिंग कर रखी है बेटा, ये नंबरिंग मतलब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कर रखी है इनको पहचानने के लिए। तो ये मतलब आंगन नंबर 106 ये उन्होंने, वहाँ के राजा ने नहीं की। ये मत सोचना कि वहाँ के राजा ने रूम नंबर दे रखे हैं या नंबरिंग कर रखी है। तो वहाँ बाकायदा वो बैठ के भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, उत्तर की ओर बना हुआ था। मतलब आप जो ये हमने जो शुरुआत में देखा था ना, एंट्री गेट सिर्फ एक ही था और वो भी नॉर्थ की तरफ बना हुआ था, ताकि मतलब इजीली कोई अटैक वगैरह करे तो आसानी से उन चीज़ों को रोका जा सके, इसलिए एक बनाया गया था। इसके विशाल खुले प्रांगण, जैसे 131 वो नंबरिंग कर रखी थी हमने, प्रांगण देखा, सुंदर पत्थरों से जड़ा हुआ था। राजा विदेशी अतिथियों और अपने जो प्रमुख लोग थे उनको कमरा नंबर 132 में मिलता था। जो हमने देखा था ना, जो खुला आंगन था, मतलब हॉल था, वहां पर मतलब राजा इनसे मिलता होगा। किनसे? जो भी उनसे मिलने आते थे, मतलब जो भी उनके गेस्ट वगैरह, मेहमान वगैरह आते थे उनसे। यहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रस्त रह जाते थे, मतलब हैरान रह जाते थे। मतलब यहाँ जो भित्ति चित्र बने हुए थे उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। ये देखो, ये भित्ति चित्र बने हुए, इन्हें देख के यहाँ जो भी कोई देखने आता था वो हैरान हो जाता था। एक मिनट, महल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित था। अत्यंत विशाल भवन था। इसमें 260 कक्ष थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, यहाँ पर कितने रूम्स थे। ये तो हमारे महल के बारे में हो गया है। इससे नेक्स्ट जो यही टॉपिक है हमारा, इसका आधा पार्ट जो है, मतलब जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जो मरी मतलब किस टाइप का था, यहाँ पर किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी होती थी, किस तरह से मतलब यहाँ पर वर्क किया जाता था, और भी जो भी पार्ट है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।